किया था चैप्टर समावेशी विकास और सतत विकास। बताएं समावेशी विकास किसे कहते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ, समाज का समस्त विकास। और कुछ? मैम समाज के सभी वर्गों का विकास, ताकि वे भी अपनी जीवन स्तर को सुधार सके, आय का अच्छा स्रोत पा सके, शिक्षा पा सके, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हर एक चीज़ उनको मिल सके, हर तरफ से चौमुखी विकास जिसे कह सकते हैं। देखिए समावेशी विकास का सबसे अच्छा है कि जो समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, जो सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, जो वंचित है सारे संसाधनों से, ऐसे लोगों को सारे संसाधन उपलब्ध कराना जिससे उनके जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक इस तरह की जो सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध करा के उनका विकास करना, उसी को समावेशी विकास करते हैं। क्योंकि विकास तो चल ही रहा है, लेकिन विकास में ऐसे लोगों का जो विकास है वो कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। तो ऐसे लोग जो है ना हमेशा समाज में पीछे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है समावेशी विकास में। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो समाज में कहीं न कहीं निम्न वर्ग के या कहीं कि बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं मूल धारा से समाज के, ऐसे लोगों के विकास को समावेशी विकास कहते हैं। और ये विकास हमेशा चलता रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, इसी को कहते हैं सतत विकास। तो हमने समावेशी विकास और सतत विकास चैप्टर कल शुरू किया था। इसमें हमने पढ़ा था समावेशी विकास के प्रमुख तत्व या घटक या संघटक। बताएंगे कि समावेशी विकास के प्रमुख संघटक या तत्व कौन कौन से हैं? मैम पहले तो रोजगार का सृजन करना, रोजगार का सृजन, आय का समान वितरण होना चाहिए, उनके जीवन लैंगिक समानता, स्तर, सुशासन, पर्यावरण संधारणीयता, क्षेत्रीय संतुलन में कमी, क्षेत्रीय संतुलन जो है असंतुलन है, असंतुलन कम करके क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। इस तरह के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन सभी को सही करके हम क्या कर सकते हैं? समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा और आपने पढ़ा था समावेशी विकास के आयाम क्या क्या थे? चार आयाम, समानता, सुशासन, संधारणीयता, विकेंद्रीकरण और संधारणीयता। ये चार हैं आयाम इसके समावेशी विकास के। इन चारों आयामों को ही हम आगे बढ़ा करके समावेशी विकास कर सकते हैं। और नेक्स्ट था समावेशी विकास का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, ट्रिकल डाउन थ्योरी और बॉटम अप थ्योरी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और एकदम नागरिक सहभागिता दृष्टिकोण। ये चार हैं जो कि इसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में हैं। एक तो है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? मैम इसका ये था कि आप बड़े वर्ग का आप विकास करिए, वो धीरे धीरे छोटे वर्ग के विकास तक पहुँचेगा अपने। ये चीज़ अगर उनके पास पैसा जाएगा तो वो धीरे धीरे छन के छोटे वर्गों के पास पैसा आ जाएगा। यही चीज़ था। दूसरा था बॉटम अप अप्रोच। मैम इसमें नीचे से, अगर आप नीचे से आपको विकास करें तो आप नीचे से शुरू करिए, तभी वो ऊपर जाके लंबे समय तक के लिए हो सकता है, विकास अस्थायी हो सकता है लंबे समय तक के लिए। जो आपका ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ये कहता है ऊपर से विकास कीजिए, नीचे अपने आप होता चला जाएगा। ऊपर के वर्ग को जब शिक्षित करेंगे तो नीचे तक शिक्षा पहुंचेगी, ऊपर के वर्गों का जब आय होगा तो अपने आप नीचे के वर्गों तक पहुंचेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी में ऊपर से नीचे की बात करते हैं और बॉटम टू टॉप में नीचे से विकास करके ऊपर की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। और तीसरा क्या था? तीसरा मैम कल्याणकारी अर्थशास्त्र। मैम अर्थशास्त्र में ऐसा किया है जिससे सभी वर्गों का कल्याण हो सके, सभी का समान रूप से विकास हो सके। हाँ, सभी के पास आय का स्रोत हो, समान मतलब जो है उपलब्धता हो, सबका विकास हो, आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न हो, आर्थिक स्थिति सबकी सुधरे, इसी को कहा जाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और तीसरा क्या है? मतलब नेक्स्ट चौथा नागरिक सहभागिता दृष्टिकोण। मैम हर एक उसमें नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए, तभी वो काम सही हो पाएगा। इसलिए हर एक चीज़ में नागरिक को जोड़ा जाए, अर्थशास्त्र के हर उसमें। एकदम सही है। और आपके देश में बस इस चीज़ की ज़्यादा कमी देखने को मिलती है ना, कि जो नागरिकों की सहभागिता है वो सरकार कहीं ना कहीं बाकी जो कार्यक्रम वो चलाती है उसमें नहीं ले पाती। अगर ऐसे कार्यक्रमों में नागरिकों की
सहभागिता बढ़ चढ़ के हो तो कार्यक्रम बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान, जैसे शिक्षा अभियान, जैसे वृक्ष वगैरह सरकार लगाती है। अगर इसमें नागरिकों की भी सहभागिता ले तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे काम जितने भी आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, अगर उसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तो वो काम ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सरकार ऐसा नहीं कर पाती और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके जो कार्यक्रम से वो उतने अच्छे से संपन्न नहीं हो रहे हैं। वो केवल कागजी कार्रवाई में दिखाई देते हैं, धरातल पर उनका कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट है समावेशी विकास की प्रमुख चुनौतियाँ। मैम सबसे बड़ा चीज़ है मैम शिक्षा, और शिक्षा में बेरोजगारी है, और मैम आय की समानता नहीं है, सब में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, लैंगिक और जातीय असमानता है, और मैम कुशल श्रमिकों की न्यूनता है। श्रमिक है लेकिन यही सब चीज़ें। शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। जब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होंगी, ये सब क्या है, चुनौतियाँ हैं समावेशी विकास के लिए। इन सबको खत्म करके ही समावेशी विकास संभव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आपको मैंने हेडिंग बताया है समावेशी विकास हेतु प्रमुख उपाय। समावेशी विकास हेतु प्रमुख उपाय। समावेशी विकास हेतु प्रमुख उपाय। अब तो आप लोग 2-4 लाइन तो आसानी से बता सकते हैं कि समावेशी। पहली बात तो मैम सबसे जरूरी चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं। उसके बाद मैम कुशल रोजगार, उनको कुशल मिलना चाहिए। उसके बाद फिर मैम रोजगार सृजन होना चाहिए, और मैम उनसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें हर जगह समान रूप से, मतलब क्या कहते हैं, समान अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, ये एकदम। और पर्यावरण को संरक्षण देना, ये समावेशी विकास में। और मैम नए वो क्या कहते हैं, उद्योग लगाने चाहिए, सृजन करना, अवसरों का सृजन करना, नवाचार करना, नवाचार, टेक्नोलॉजी, शिक्षा को रोजगार परक बनाना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे करके हम अपने समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके उपाय के रूप में, इसमें 2-3 लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने हेतु निम्न। समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए हेडिंग कर सकते हैं इसे, इसमें पॉइंट कर लीजिएगा। समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने हेतु निम्नलिखित उपाय या प्रयास करने होंगे। सामना करने हेतु निम्नलिखित प्रयास करने होंगे। जैसे निम्नलिखित प्रयास करने होंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बेहतर प्रशासन, अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान। सबसे पहले बेहतर प्रशासन, कॉमा, अधिक महत्वपूर्ण या अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाएं। अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाएं। उच्च कृषि उत्पादकता, नियंत्रित मुद्रास्फीति, एवं बुनियादी सुविधाओं में सुधार महत्वपूर्ण कदम होगा। एवं बुनियादी सुविधाओं में सुधार महत्वपूर्ण कदम होगा। ये एक ही लाइन में बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। पहली बात क्या होना चाहिए, बेहतर प्रशासन। जब तक प्रशासन बेहतर नहीं होगा, सरकार कोशिश करती रहे, या सरकार प्रशासन की तो सब आ जाएगी, गवर्नमेंट से लेकर के नौकर साहब तक। अगर ये लोग बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे फिर तो
संभव ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पावर और पैसा प्रशासन के हाथों में होता है, प्रशासन में होता है। जब तक वो सही से काम नहीं करेंगे तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। साथ ही अधिक मतलब ज़्यादा संख्या में और गुणवत्ता युक्त, जिसमें गुणवत्ता हो ऐसे शिक्षा, यानी कि जो रोजगार दे, जो प्रशिक्षण दे, जो योग्यता को डेवलप करे इंसानों के अंदर, जो उन्हें सोचने समझने वाला प्राणी बनाए, ना कि एक रट्टू तोता और एक बोझ मतलब के नीचे दबा हुआ बच्चा, या ऐसी उपाधियां देने वाली शिक्षाएं, यानी कि अब हमें शिक्षा की जो स्थिति है, जो स्वरूप है, उसमें परिवर्तन करना होगा। इसके अलावा और उच्च कृषि उत्पादन, जब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक लोगों तक खाद्यान्नों की पहुंच या स्टोर करना जो हमें करना होता है पीडीएस के तहत, या जो हम बाहर भेजते हैं पीडीएस में हम प्रसाद वितरण प्रणाली के तहत लोगों तक अनाज पहुंचाते हैं और बफर स्टॉक में हम स्टोर करते हैं, फिर हम निर्यात भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब कृषि में उत्पादकता उच्च होगी, जबकि अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे चाइना वगैरह की अपेक्षा अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और इसके अलावा और क्या होना चाहिए? समावेशी सभी जो बुनियादी पिछड़े वर्ग के हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा। हाँ बिल्कुल, और बुनियादी बुनियादी सुविधाएं देनी होगी उन्हें, उपलब्ध करानी होगी। बुनियादी सुविधाओं में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके यहाँ शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, रोड वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, संचार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यातायात व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, भोजन, पानी, वायु सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये सारे आपके मूलभूत आवश्यकता में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विनिर्माण क्षेत्रों का विकास रोजगार को बढ़ावा देगा। विनिर्माण क्षेत्रों का विकास रोजगार को बढ़ावा देगा। विनिर्माण क्षेत्रों का विकास रोजगार को बढ़ावा देगा। इसके लिए स्पष्ट रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन जरूरी है। इसके लिए स्पष्ट रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन जरूरी है। इसके लिए स्पष्ट रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन जरूरी है। विनिर्माण तो समझते हैं ना, द्वितीय क्षेत्र में जो भी उद्योग धंधे आते हैं वो मोस्टली विनिर्माण में ही आते हैं, जहाँ पे हम कच्चा माल का उपयोग करके दूसरे नए स्वरूप में माल का मतलब जो है परिवर्तन कर देते हैं। जैसे करने से चीनी बना देते हैं, कपास से ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र बना देते हैं, ऊन से ऊनी वस्त्र बना देते हैं, जूट से हम जूट की जो वस्तुएं आती हैं उसका मतलब जो है निर्माण कर देते हैं। या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कच्चे माल का उपयोग करके उसका स्वरूप बदल देते हैं। उसी को अगर खाद्यान्न के क्षेत्र में कहेंगे तो प्रसंस्करण कहलाएगा, जो प्रसंस्कृत करके उसका स्वरूप, उसका कीमत, उसकी आयु बढ़ा देते हैं, वो सब विनिर्माण में आते हैं। तो अगर विनिर्माण यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा तो इससे क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो लोगों को इनकम होगा, और जब इनकम का सृजन होगा तो अपने आप विकास होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक इच्छा शक्ति श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति समझ रहे हैं कि सरकार को ठोस कदम लेने होंगे, निर्णायक कदम लेने होंगे, ऐसे कदम लेने होंगे, उठाने होंगे जिससे कि कुछ बेहतर परिवर्तन आए, कुछ आमूल-चूल परिवर्तन आए। जैसे इंदिरा गांधी के जो फैसले होते थे वो काफ़ी सशक्तपूर्ण होते थे, इच्छा शक्ति की मजबूत थी, वो जो बड़े बड़े फैसले ले लिया करती थी। वैसे फैसले लेने की उसके बाद किसी सरकार में हिम्मत नहीं दिखती है। कम से कम जैसे जनसंख्या नियंत्रण को रोकना, जैसे आप देखेंगे जो पंजाब में मंदिरों में इन सब को ख़त्म करना, और साथ ही जब बांग्लादेश से पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय वहाँ के जनता की हेल्प करना, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने, इमरजेंसी तो अलग चीज़ है, बाकी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं और बहुत ही बढ़िया निर्णय उन्होंने लिया था। तो इस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए राजनेताओं में कि वो कोई ठोस कदम उठा सके, निर्णायक कदम उठा सके, जिससे कुछ परिवर्तन आए, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ रोजगार उन्मुख होनी चाहिए। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ रोजगार उन्मुख होनी चाहिए।
एवं मौद्रिक नीतियाँ रोजगार उन्मुख होनी चाहिए। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ उसी में है ना? हाँ उसी में नेक्स्ट पॉइंट राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ रोजगार उन्मुख होनी चाहिए। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार। और मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। कहा जा रहा है कि दोनों के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो नीतियाँ कैसी होनी चाहिए? रोजगार परक होनी चाहिए, रोजगार को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न सरकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करना होगा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करना होगा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक या सफलतापूर्वक लागू करना होगा। जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये सब कार्यक्रम आप देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ ये सब शुरू हुए हैं बहुत पहले ही, लेकिन यहाँ आप देखेंगे धरातल पे कोई बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, यानी कि सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। नहीं तो इसका उपयोग या इसका फ़ायदा बहुत सारे नवयुवक उठा सकते थे और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते थे। तो ऐसी योजनाएं जो आती हैं उसको धरातल पे सही तरीके से लागू होना चाहिए, वरना ऐसी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। वो बस किताबों में रहती हैं और एग्ज़ाम में हमें पढ़ के बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ही एक तरीके से कि मदद करती हैं या परेशानी उत्पन्न करती हैं, लेकिन रियल में जिस काम के लिए वो शुरू की जाती है वो काम अचीव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सही से धरातल पे लागू ही नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार करना होगा। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार करना होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में विस्तार करना होगा। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए समाज में व्याप्त लिंग भेद को समावेशी विकास हेतु समाज में व्याप्त लिंग भेद को कम करते हुए महिला सशक्तिकरण को समाज में व्याप्त लिंग भेद को कम करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की गतिशीलता, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की गतिशीलता, संसाधनों की गतिशीलता एवं उचित आवंटन आवश्यक है। समावेशी विकास के लिए संसाधनों की गतिशीलता एवं उचित आवंटन आवश्यक है। बात समझ में आ रही? संसाधनों की गतिशीलता और उचित आवंटन का क्या मतलब है? मतलब अच्छे से मैम सही से उनको बांटना चाहिए, जिससे मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी संसाधन आसानी से उपलब्ध कराए जा सके। यानी कि जो भी सरकार के पास संसाधन है या जो भी हमारी कंट्री में देश में संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी के पास होने चाहिए, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों के पास ही पैसा पावर वो केंद्रित हो जाए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। साथ ही जो मतलब संसाधन है उसका आवंटन भी सही तरीके से होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, आवंटन बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कि गैर कानूनी तरह का था या कि ये गैर न्यायिक था।
यानी कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करती थी, सैकड़ों सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन किसी के पास थी और किसी के पास एक बीघा भी नहीं, या कहिए कि एक बिस्वा भी नहीं होता था कि वो अपना भरण पोषण कर सके। इतना ज़्यादा संसाधनों के आवंटन में अनियमितता थी, उसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। और अभी भी ये स्थिति है, लेकिन पहले से कम है, पर अभी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो संसाधन है, जो पावर है, जो पैसा है, वो बहुत लिमिटेड हाथों में ही संकेंद्रित है। बाकी सब लोग बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत सारे जनसंख्या हमारी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, और कहें कि तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा धनवान हैं। यानी कि आपके यहाँ कुछ लोग टाटा, बिरला, अंबानी और इस तरह के हैं जिनके पास इतना पैसा है कि मतलब उन सबका जो पैसा है अगर उसे वितरित किया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। एक तरीके से कि जो हमारी जनसंख्या है टोटल, उससे अगर पैसा लिया जाए और उसे कंपेयर किया जाए तो कहीं भी वो दूर दूर तक कंपेयर नहीं कर मिलेगा। इतना ज़्यादा असमानता है, किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और किसी के पास पैसे उनकी आजीविका चलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अभी हमने कल बात भी किया था, किसी के पास इतने महल हैं कि वो कई देशों में भी फ्लैट लेके रखा होगा, और कोई ऐसा है जो फुटपाथ पे रहता है बिना किसी मतलब उसकी सर से छत नहीं है, बिना किसी घर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा भी दी थी, तो सारा नहीं लिखाएंगे हैं, तो अभी कम से कम आप लोगों को 10 पॉइंट और इसमें लिखवा सकते हैं समावेशी विकास में। अगर लिखना चाहें तो लिखवा दें, और अगर रहने दें, ठीक है, समझ ही गए हैं आप लोग काफ़ी हद तक सारी चीज़ें। हेडिंग लीजिएगा, समावेशी, समावेशिता का अर्थ, समावेशिता का अर्थ समावेशिता का अर्थ, इसमें प्रमुख पॉइंट लिखेगा या हेडिंग भी कर सकते हैं, गरीबी उपशमन के रूप में समावेशिता। इसमें हेडिंग कर सकते हैं गरीबी उपशमन के रूप में समावेशिता। गरीबी उपशमन के रूप में समावेशिता। उपशमन उपशमन मतलब खत्म करना, उसको नष्ट कर देना, उसी को उपशमन कहते हैं। इसमें 2 लाइन लिख लीजिएगा। वितरण संबंधी चिंताओं को पारंपरिक रूप से, वितरण संबंधी चिंताओं को पारंपरिक रूप से, चिंताओं को पारंपरिक रूप से, गरीबों और सर्वाधिक उपांतिक लोगों तक, गरीबों और सर्वाधिक उपांतिक उपांतिक मतलब जो उपेक्षित हैं। आपको ऐसे ही लिस्ट वर्ड इसलिए लिखवा रही हूँ कि जब आप IAS जैसे एग्जाम करते हैं ना, लिखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको ऐसे शब्द मिलते हैं जिसका मतलब समझ में नहीं आता, तो फिर हम क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं दे पाते। इसीलिए आपको ऐसे शब्द लिखवा रही हूँ कि आपको कुछ समस्या ना हो। उपांतिक मतलब जो हाशिए पर है। हाँ, बस एकदम सही शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपने लिखा उपांतिक लोगों तक पर्याप्त रूप से लाभ की पहुंच सुनिश्चित करने के रूप में, लोगों तक पर्याप्त रूप से लाभ की पहुंच सुनिश्चित करने के रूप में देखा गया है। पर्याप्त रूप से लाभ की पहुंच सुनिश्चित करने के रूप में देखा गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी यह एक महत्वपूर्ण
12वीं पंचवर्षीय योजना में भी यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत विषय रहा है। आगे नोट करेंगे। सरकारी गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के सरकारी गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के सरकारी गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के प्रतिशत में गिरावट आ रही है। परंतु इसके होते हुए भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। परंतु इसके होते हुए भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि पहले की अपेक्षा बात करेंगे तो जो प्रतिशत है उसमें कमी आई है, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसका कुछ प्रतिशत ही जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि प्रतिशत में भले ही कमी आ रही है, उस हिसाब से जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो उसमें उस अनुपात में संख्या भी बढ़ रही है। तो प्रतिशत में तो कमी आ रही है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या हमारी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, समूह समानता के रूप में समावेशिता। समूह समानता के रूप में समानता के रूप में समावेशिता। समूह समानता के रूप में समावेशिता, तो लाइन नोट कीजिएगा। समावेशिता का अर्थ सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को इससे ऊपर ले जाने तक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को इससे ऊपर ले जाने तक ही सीमित नहीं है। इससे ऊपर ले जाने तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी विकास प्रक्रिया के लिए भी है, यह एक ऐसी विकास प्रक्रिया के लिए भी है जिसे हमारे समाज के विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों, जिसे हमारे समाज के विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों द्वारा न्याय संगत रूप में देखा जाता है। न्याय संगत रूप में देखा जाता है। अब समावेशिता में कौन कौन से समूहों को हम लेते हैं
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो लोग हैं इन सभी के मतलब स्थिति में सुधारना, सिर्फ इनको गरीबी रेखा के ऊपर लाना ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाना, सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाना, ये सब शामिल होता है समावेशिता में। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे समावेशिता का सिर्फ नहीं बेटे, आपने देखा कि समावेशिता का मतलब कि लोगों को सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर लाना नहीं है, बल्कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर तरह का विकास करना है। और इसमें मैंने आपको बताया कि कौन से लोग आएंगे, आप कहीं तो लिखवा दें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अन्य जो मतलब शोषित या दलित या दबे कुचले लोग हैं, वो सभी लोग आ जाएंगे जिनका विकास करना है। पहले तो गरीबी रेखा के ऊपर लाना है, फिर उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से विकास करना है, तब आपका ये समावेशिता शब्द कंप्लीट होगा। ये इतना संकीर्ण नहीं है, बहुत विस्तार पूर्वक इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या लिखवाएं या दूसरा रीडिंग आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता। क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता। क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता बता सकते हैं? क्षेत्रीय संतुलन के रूप में हम समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? देश के हर एक क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी हो या तलीय क्षेत्र हो, वहाँ सबका समावेशी विकास हो, सबके पास समान संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। बहुत अच्छी। आप कुछ बताना चाहेंगे दीदी आप लोग कि क्या है क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता? जो पिछड़े हुए क्षेत्र उनके लिए कोई अलग से नीतियाँ बनाई जाए उनके उद्धार के लिए। ये सब बिल्कुल, यानी आपके यहाँ क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज़्यादा है। तटीय जो क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर विकसित है, मतलब अच्छी स्थिति में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को छोड़ दिया जाए और इधर आपका पश्चिम बंगाल वगैरह में भी थोड़ी स्थिति खराब है, लेकिन जो तटीय इलाका है ये सारे आपके काफ़ी अच्छी स्थिति में है, यहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जबकि जब आप इंटरनल इलाके में आएंगे, जो पठारी इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, जैसे आप देखेंगे आपका उड़ीसा का, झारखंड का इलाका, बिहार है, यूपी की पूर्वी बेल्ट की स्थिति को देख लें, या आप बुंदेलखंड साइड में देख सकते हैं। ये सब राजस्थान के कुछ इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यहाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी संरचनाएं जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाए हैं। तो ये जो असमानता व्याप्त है, या पहाड़ी क्षेत्र में ले लीजिए, आपके खास करके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, यहाँ भी आप देख रहे हैं संसाधन बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं है, संचार नहीं है, वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करने का भी हम अभी तक बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाए, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। वहाँ के लोगों के जो हथकरघा उद्योग हैं, जो अन्य उत्पाद हैं, उसको हम सही कीमत नहीं दिला पाते, वहाँ के उत्पादों को हम समय से मार्केट तक उपलब्ध नहीं करा पाते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे जो क्षेत्र का विकास है वो असमान रूप से हुआ है। तो जब इन क्षेत्रों के विकास की जो असमानता है, इसको समानता में कन्वर्ट करेंगे, समानता लाएंगे, तब जा करके समावेशी विकास संभव होगा। तो इस हेडिंग का मतलब यही है कि क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता, जब क्षेत्रीय संतुलन आएगा तभी समावेशिता संभव होगा। और संतुलन कैसे आएगा वो आपको पता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से उनका उत्थान करना पड़ेगा, उभारना पड़ेगा, रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, रोड अच्छे होने चाहिए, संचार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उद्योगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह की जब चीज़ों का विकास होगा तब जा करके ये समावेशी विकास संभव होगा, क्षेत्रों को संतुलित करके। नेक्स्ट हेडिंग मैम, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा? हाँ, इसके अंतर्गत आएगा। विशेष राज्य का दर्जा दे करके, या बीमारू जो राज्य होते हैं उनके यहाँ जो केंद्र से योजनाएं आती हैं उसमें केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देता है। आप देखते हैं ना, योजनाएं आती हैं तो या तो वो 50-50% की योगदान होती है केंद्र और राज्य का,
या राज्य और केंद्र के बीच 75-25 का अनुपात होता है या 90-10 का अनुपात होता है। ये 3 लगभग अनुपात देखने को मिलते हैं। तो जब वो बीमारू राज्य होगा या विशेष राज्य होगा तो ऐसे राज्यों में जो केंद्र सरकार है वो 75 से 90% का योगदान देगा। कभी कभी वो 100% भी वहाँ की योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे वहाँ की राज्य सरकार का पैसा बचेगा और वो दूसरे काम में लगा करके विकास कर सकते हैं। तो ये सब भी समावेशी विकास के ही अंग है कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के क्षेत्रों का विकास करके मूल धारा में ला करके उनको खड़ा करना। नेक्स्ट हेडिंग है समावेशिता और असमानता। समावेशिता और असमानता। समावेशिता और असमानता, इसमें नोट कर लीजिएगा। समावेशिता का अर्थ आय, समावेशिता का अर्थ आय असमानता की ओर अधिक ध्यान देना भी है। समावेशिता का अर्थ आय असमानता की ओर अधिक ध्यान देना भी है। समावेशिता का अर्थ आय असमानता की ओर विशेष ध्यान देना भी है। इसका मतलब ये समझ में पहले लाइन से ही उत्तर आ गया है कि समावेशिता का मतलब आय असमानता की ओर विशेष ध्यान देना भी है। यानी कि जो आय की असमानता, मैंने आपको बताया था ना, लॉरेंज वक्र 45 डिग्री या समता रेखा, उससे जितना ही लॉरेंज वक्र नीचे जाता है उतनी ही आय की असमानता बढ़ती जाती है और जितना उसके पास आता जाता उतनी आय की असमानता घटती जाती है, कम होती जाती है। यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कोई बहुत पिछड़ा है, कोई बहुत आगे है, उसमें भी क्या करना है, समानता लानी है। वही है आपका समावेशिता और समानता। तो नेक्स्ट रीडिंग लीजिएगा। अधिकारिता के रूप में समावेशिता। अधिकारिता के रूप में समावेशिता। अधिकारिता अधिकारिता के रूप में समावेशिता। अधिकारिता के रूप में समावेशिता, इसमें लिखिएगा 2 लाइन। समावेशिता केवल लाभ अथवा आर्थिक अवसरों का, समावेशिता केवल लाभ, समावेशिता केवल लाभ अथवा आर्थिक अवसरों का व्यापक प्रवाह। बेटी 12 बजे क्लास शुरू कर दिया है। समावेशिता केवल लाभ अथवा आर्थिक अवसरों का व्यापक प्रवाह, आर्थिक अवसरों का व्यापक प्रवाह सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है, सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है, अपितु यह अधिकारिता और भागीदारी के बारे में भी, अपितु यह अधिकारिता और भागीदारी के बारे में भी, या सहभागिता, अपितु यह अधिकारिता और भागीदारी के बारे में भी, भागीदारी के बारे में भी है। यह सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का निर्माण करने में, यह सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का निर्माण करने में हमारे द्वारा हासिल की गई, हमारे द्वारा हासिल की गई सफलता की, हमारे द्वारा हासिल की गई सफलता की
ही माप है, ही माप है कि लोग अब सफलता की ही माप है कि लोग अब सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ के कि लोग अब सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहने को तैयार नहीं है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहने को तैयार नहीं है। लाभ के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहने को तैयार नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ पे नहीं कि सरकार बस फ्री में पैसे देती रहे और फिर हम उसी को लेते रहे। इसका मतलब ये भी होता है कि उसमें नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए, उनकी भी अधिकारिता होनी चाहिए, उनका भी अधिकार होना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद जा कर के समावेशिता शब्द कंप्लीट होगा। ये नहीं कि बस बेरोजगारों को बेरोजगारी बता दे दीजिए, किसानों को किसान सम्मान निधि दे दीजिए और जो पिछड़े लोग हैं उनको फ्री में अनाज दे दीजिए। आप दीजिए सुविधाएं, लेकिन उसमें उनको भी शामिल कीजिए, उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए, उनको भी अधिकार होना चाहिए जानने का कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। नागरिकों की उसमें अधिकारिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो समावेशी विकास सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो समावेशी विकास नहीं सही है। नेक्स्ट हेडिंग, रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशिता। रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशिता। माध्यम से समावेशिता, इंक्लूसिवनेस थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यानी आप सभी को पता होगा कई सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाई गई हैं लोगों को रोजगार देने के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा बड़े पैमाने पे। फिर आपने देखा था दीनदयाल शहरी ग्रामीण और शहरी रोजगार के लिए और ग्रामीण रोजगार के लिए भी लाया गया था। यानी ऐसे जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए ताकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ भी रोजगार का सृजन हो और वहाँ भी लोगों को आय अर्न करने का माध्यम मिल सके। तो अगर रोजगार का सृजन होता है बड़े पैमाने पे सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए, तो भी उनका विकास संभव होगा और समावेशी विकास संभव होगा। तो ये जो आपका लास्ट हेडिंग है, इसका मतलब यही है कि रोजगार का सृजन करना हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए, चाहे वो सूखा प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो पिछड़ा क्षेत्र हो, चाहे वो विकासशील यानी कि या बहुत पिछड़ा क्षेत्र हो, इन सभी में क्या हो, रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। जैसे मनरेगा काफ़ी मददगार रहा है गरीबी में जी रहे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार लाने के लिए, खास करके भोजन और कपड़े की व्यवस्था इससे कर सकते हैं लोग। ये हो गया आपका कंप्लीट समावेशिता का अर्थ में क्या क्या आता है, शामिल होता है। अब रीडिंग कीजिएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना समावेशिता एवं कारपोरेट उत्तरदायित्व। कारपोरेट उत्तरदायित्व याद है, IAS में क्वेश्चन भी आया था। कारपोरेट उत्तरदायित्व क्या करेंगे? इसमें मतलब कुछ कंपनियों द्वारा मतलब जो मतलब प्रदूषण करेंगे या कुछ मतलब करेंगे तो उनके लिए मतलब अगर प्रदूषण करेंगे तो 2% साथ देंगे मतलब उसको रोकने के लिए। चलिए थोड़ा याद है आपको, बाकी तो मैम इसमें धारा 123 के तहत ये किया जाता है। और कुछ सही, और कुछ कंप्लेंट उत्तर कोई दे सकता है? क्या है कारपोरेट उत्तरदायित्व? IAS में आया हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, नोट भी कराया, समझाया भी है, क्वेश्चन पूछा था। इसी को नहीं याद है, रिविजन नहीं चल रहा। कौन से कंपनी अधिनियम के तहत ये नियम बनाया गया है कारपोरेट उत्तरदायित्व?
अधिनियम का कंपनी अधिनियम बता दीजिए। कहीं भी नहीं तो बहुत पीछे चले गए आप। 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कहा गया अगर किसी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़, जो उसमें निवेश राशि है 500 करोड़, उसकी जो शुद्ध सालाना इनकम है वो 1 करोड़ का हो, तो उसे अपने पिछले 3 वर्षों का औसत निकाल करके उसमें से 2% सरकार को देना होगा। इसलिए कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के तहत जो उनके द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्षति पहुंचाया जाता है, उसके रिपेयर के लिए, शिक्षा के विकास के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। ये याद करके रखिए, इम्पोर्टेंट है सारे फैक्ट, सारे इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, लिखाते भी हैं, फिर क्वेश्चन भी पूछते हैं। हाँ, याद रहता है लेकिन बोलो तो दिक्कत होता है। इसीलिए तो बुलवाते हैं बेटी आप लोगों को कि बोलना सीखिए, आप अभिव्यक्त करने की क्षमता आएगी तभी तो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा जानते हो, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में और आप बोल ही नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके अंदर तो सब कुछ है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पे करें, कैसे करें। तो जब बोलना शुरू करेंगे, अभी वहाँ बैठ के बोलिए, आराम से सीट पे है और कोई दिक्कत नहीं है, गिरने का भी डर नहीं है, कांपने का भी डर नहीं है और मार खाने का भी डर नहीं है। तो आराम से बोलिए, टूटा फूटा बोलिए, धीरे धीरे करके। जैसे बच्चे शुरू में बोलते हैं ना तो थोड़ा उनका जुबान साफ नहीं होता, वो बोलते हैं थोड़ा टुकला के बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बोलते बोलते फिर उनकी आवाज़ क्लियर हो जाती है क्योंकि उनका टंग उस हिसाब से फिर मुड़ जाता है। तो ऐसे आप लोग भी अभी शुरुआत करिए, अभी थोड़ा डरेंगे, हेजिटेशन होगा, एक लाइन बोलेंगे, फिर 2 लाइन बोलेंगे, फिर 4 लाइन, फिर ऐसे एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी भी टॉपिक पे सैकड़ों लाइन बोल सकते हैं। लेकिन तब होगा जब आप दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लाएंगे। आप लोग तो फर्स्ट डे से लेकर के इकोनॉमी खत्म होने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है आप लोगों के अंदर। हाँ, थोड़ा सा आया कि अब आप लोगों का बैठने का उठने का तरीका थोड़ा बदला है। अब आप लोग ऐसे ही हंसते नहीं बेवजह और बेवजह बात नहीं करते, अब आप लोग कंसंट्रेट करते पूरी टाइम। ये परिवर्तन दिखा, मतलब कुछ तो परिवर्तन लेके आए आपके अंदर, लेकिन थोड़ा सा और लाना चाह रही हूँ कि बोलना भी शुरू करें आप, पहले वहाँ से फिर यहाँ से मंच पे आके। तो उसके लिए आप लोग जब खुद भी प्रयास करेंगे तब संभव होगा, और ये प्रयास आपको करना पड़ेगा आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपके भविष्य में, आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। जैसे मैं भी कभी वहाँ बैठ के पढ़ती थी, अगर मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ना डेवलप किया होता तो क्या यहाँ खड़े होकर पढ़ा पाती आप लोगों को? नहीं पढ़ा पाती ना। तो वो वहाँ से यहाँ का सफ़र वो आपको तय करना है, उसमें मदद कर सकते हैं हम, और हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। बात समझ में आया? किस लेसन का है, किस लेसन का है, लेसन में जाने की जरूरत ही क्या है, बस याद रहे कि ये है क्या चीज़। नहीं आता। अब जैसे आपसे पूछ ले मुद्रास्फीति क्या है तो आप बता सकते हैं, वो बता सकते हैं वो थोड़ा क्योंकि कई बार हो गया है तो याद हो गया है। और अगर इस तरह का कुछ डीप पूछ लिया जाए तो फिर आप लोगों को समस्या हो जाएगी। ये खुले बाजार की क्रियाएं बता देंगे, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब याद है, राजकोषीय नीतियाँ, ये सब याद है, बता दी जाएगी। कोई नहीं, क्लास मेरा खत्म होने दीजिए, एक दिन मैं आप लोगों का ऐसा क्लास लूंगी ना कि पूरी तो हमें रिविजन हो जाएगी। तो देखते हैं कितना याद है, जो सर मिला रहे हैं आप लोग पता चलेगा। अच्छा, पहले बता देंगे, मतलब जब बताएंगे तभी रिविजन होगा, तभी याद करके आएंगे, अगर नहीं बताएंगे सोचते हैं लेकिन कोई नहीं पाता है भगवान। तो ये तो समझ गए ना, लिखाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें 10 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए। 1000 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़, उस पर 2% सरकार देगी, ठीक, वो भी पिछले 3 वर्षों का एवरेज निकाल लीजिएगा। हेडिंग कीजिएगा सतत धारणीय विकास, सतत औद्योगिक धारणीय विकास, सतत औद्योगिक धारणीय विकास।
ये तो अब आप लोगों को याद हो गया। सतत या धारणीय विकास की भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए, वर्तमान के संसाधनों का उपयोग करते हुए विकास करना ही सतत विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसी को संधारणीयता भी कहते हैं। एक नया शब्द भी आपको पता चल गया है। तो इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट लिखाऊंगी, वो नोट कीजिएगा। सतत विकास शब्द का प्रयोग 1980 के दशक में, सतत विकास शब्द का प्रयोग 1980 के दशक 1980 के दशक के अंत में 1980 के दशक के अंत में सिंगल इन्वर्टेड टाउन में लिखिएगा, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आवर कॉमन फ्यूचर। अगर हिंदी नहीं है तो इंग्लिश भी हो सकता है। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट जिसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि आने के बाद व्यापक रूप से किया जाने लगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमारे रहन सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। रहन सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। मानवता के लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, मानवता की लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, मानवता की लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने, पुराने समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने, पुराने समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। इस आयोग का औपचारिक नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। इस आयोग का औपचारिक नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड
इसने मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय या खराब होती की स्थिति क्षय या खराब होती की स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए खराब होती की स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उस क्षय के परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। क्षय की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। आकृष्ट किया था मतलब आकर्षित किया था। इसने दो विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसने दो विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पहला विचार इनका जो है पॉइंट में पहला पॉइंट पर्यावरण अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई। पर्यावरण अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर संबंधित है। पर्यावरण एवं लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर संबंधित है। अत्यधिक अंतर संबंधित है। दूसरा पॉइंट सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है। सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है। सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। पहली बार 1980 के दशक में आया एक रिपोर्ट जिसे कहा गया हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर। इसी को द ब्रेंटलैंड रिपोर्ट भी कहा गया। इसमें पहली बार इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया कि मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। अगर वो ऐसे ही हानि पहुंचाता रहा तो फिर उसका विकास आगे चल के रुक जाएगा। इसके लिए उसने दो तरफ ध्यान आकर्षित किया। पहला इसने कहा कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था और लोगों की भलाई सबका आपस में बहुत ज़्यादा अंतर संबंध है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पर्यावरण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा इसने कहा कि सतत विकास करना चाहते हैं, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एक देश से ये काम केवल नहीं होगा। इससे दुनिया के सभी देशों को आगे आकर के इस काम को आगे बढ़ाना होगा। वैश्विक स्तर पर सहयोग लेना होगा और सबको मिल करके पर्यावरण को बचाने का काम करना होगा, संरक्षण पर काम करना होगा। जैसे अगर भारत देश अकेले ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास करे तो क्या ये संभव है? संभव ही नहीं। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो या चाइना जैसा बहुत ज़्यादा तेजी से विकास करने वाला कंट्री ही क्यों ना हो या कभी महाशक्ति रह सका आपका रूस, कोई नहीं कर सकता। और ना ही दुनिया के 1-2 कंट्री 4 कंट्री मिलके ही ये कर सकते हैं। ये करना है तो सबका सहयोग जरूरी है। और 1980 के जो आया है ब्रेंटलैंड रिपोर्ट, इसके बाद आपने नाम सुना होगा 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। इन्वायरमेंट पढ़ा है? 1992 का सम्मेलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा सम्मेलन हुआ था? इन्वायरमेंट रियो का सम्मेलन, उसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये दुनिया का पहला सम्मेलन है जिसमें सतत विकास पर, पर्यावरण पर, जो बंजर हो रही भूमियों पर, उस पर, मरुस्थलीकरण पर, हर चीज़ पर बात किया गया।
बड़े स्तर पर। यानी 1980 में हम बात कर रहे हैं और काम शुरू किया हमने 1992 में, जब दुनिया के बहुत सारे देश आगे आए और इस बारे में उन्होंने बात करना शुरू किया और इस बारे में काम करना शुरू किया है। तो यहाँ से शुरू हुआ पर्यावरण पर काम। लेकिन ये पहली बार अगर पूछे कि कौन से रिपोर्ट में सतत विकास शब्द का उपयोग किया गया और पर्यावरण की तरफ लोगों का ध्यान खींचा गया, तो ये था आपका 1980 का ब्रेंडटलैंड रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सतत विकास की संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि नहीं बेटे, उसी पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सतत विकास की संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं है। आर्थिक समृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं है। किसी कार्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय, किसी कार्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम अंतर संबंधित हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम अंतर संबंधित हैं। एक समय में इन तीनों में से एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटि हो सकती है। एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटि हो सकती है। तथा टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। तथा टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐतिहासिक रूप से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से, ऐतिहासिक रूप से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से, ऐतिहासिक रूप से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक और पर्यावरणीय हानि होता है। सामाजिक और पर्यावरणीय हानि होता है। जो दीर्घकाल में समाज को नुकसान पहुंचाती है, जो दीर्घकाल में लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अब रीड कीजिएगा। संक्षेप में सतत विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। संक्षेप में सतत विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। संक्षेप में मतलब समझ रहे हैं? छोटे शब्दों में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं सतत विकास से, यानी कि बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बताया जाएगा। पहला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है। आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है। आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय रूप से दूषित औद्योगिक एवं
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों या स्थलों को पारिस्थितिकी अनुकूल शहरी आवासीय, पारिस्थितिकी अनुकूल शहरी आवासीय, अनुकूल शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है। शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है, परियोजनाओं में बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से, प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा दक्षता तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से, प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा दक्षता तथा प्रदूषण में, ऊर्जा दक्षता तथा प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता तथा प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्णय प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों एवं अन्य भागीदारों को शामिल किया जा सकता है। अन्य भागीदारों को शामिल किया जा सकता है। समावेशी विकास के बहुत छोटे, मैंने आपको बताया छोटे में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला तो सभी नागरिकों का आर्थिक रूप से विकास हो सकता है। दूसरा, जो समस्याएं हैं उसकी जगह हम कुछ और नया कार्य कर सकते हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा क्या है, प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा दक्षता तथा प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। हाँ, ऊर्जा दक्षता मतलब जब आपकी प्रौद्योगिकी प्रगतिशील होती है, जैसे ये बोर्ड है, अगर उच्च क्वालिटी का हो या प्रगतिशील हो तो ये बहुत कम लाइट कंज्यूम करके चलाया जा सकता है। अगर लाइट कम कंज्यूम होगा तो इसका मतलब कोयले और ऐसे प्राकृतिक चीज़ों का भी कम कंज्यूम होगा विद्युत उत्पादन में। तो ऐसे औद्योगिक संसाधन हर हो, जितने मशीन हैं, जैसे लाइट्स वगैरह, पहले जो लाइट्स आते थे वो 100 वाट का एक बल्ब होता था, आजकल एलईडी बल्ब है तो लाइट्स कम लगती है। एलईडी फैंस है, एलईडी टीवी है, एलईडी फ्रिज, एलईडी कूलर, इस तरह की हर चीज़ क्या है एलईडी बन रही है, यानी कि वो लाइट कम कंज्यूम करते हैं। अगर इस तरह का हर प्रौद्योगिकी हो जाए कि लाइट कम कंज्यूम करने लगे तो हमें लाइट भी कम उत्पादन करना पड़ेगा। और लाइट जब हम कम उत्पादन करेंगे तो हमारे जो परंपरागत संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन पर दबाव भी कम पड़ेगा। तो ऐसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करिए कि जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका कम क्षरण हो। ये सब अगर हम करते हैं तो ऊर्जा दक्षता भी हमारा बनेगा और प्लस पोल्यूशन भी कम होगा। तो इससे भी क्या है, समावेशी विकास के लिए फायदेमंद है। और भी कुछ पॉइंट हैं लेकिन इसको रहने देते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, सतत विकास से संबंधित कारक। सतत विकास से संबंधित कारक। सतत विकास से संबंधित कारक, इसमें पहला हेडिंग लीजिएगा, इसके मतलब बहुत सारे प्रमुख निम्नलिखित कारक हैं, ये भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हेडिंग कर सकते हैं। गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका।
आजीविका, तो आसानी से समझ सकते हैं। कौन बताएगा मुझे कि गरीबी निवारण करके या सतत आजीविका का माध्यम उपलब्ध करा के कैसे हम सतत विकास को आगे बढ़ा सकते हैं? मैम आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके गरीबी को कम कर सकते हैं, समावेशी विकास कर सकते हैं, जिससे सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और आजीविका की बात है यानी कि रोजगार आय अर्न के माध्यम अगर हम किसी के लिए बना दें लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग, तो आप सभी को पता है कि 60 साल तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि इनकम आता रहेगा। तो आपके लिए क्या हो गया, एक सतत माध्यम बन गया आजीविका का। और अगर आजीविका का सतत माध्यम बन जाएगा या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी तो ही आप सतत विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर गरीबी दूर कर दिया जाए और आजीविका का माध्यम आपको उपलब्ध करा दिया जाए जो आपके लिए लंबे समय तक उपयोगी हो, तो आप क्या करेंगे, सतत विकास में योगदान दे सकते हैं, तभी तो आपका विकास निरंतर चलता रहेगा। अगर आपको रोजगार ना दिया जाए, आपकी योग्यता जो है वो बेकार ही जाए और आपको आजीविका का कोई स्रोत ना मिले, तो क्या गरीबी दूर हो सकती है या आपका विकास हमेशा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। कभी कहीं से इनकम हो जाएगा तो आप कुछ काम कर लेंगे, फिर इनकम नहीं होगा तो आप ऐसे ही पैसे के लिए इंतजार करते रहेंगे कि कब आपका फिर स्रोत होगा और फिर आप अपने विकास को आगे बढ़ा पाएंगे। या जो भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए अभी तो आप लोग मतलब जैसे शादी का उम्र नहीं हुआ, शादी होने के बाद आप एक जिम्मेदार गार्जियन भी होंगे और मतलब बहुत सारे रिश्ते आपको घेर लेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी। और अगर आपके पास आजीविका का साधन नहीं होगा तो क्या आप उन सारे कामों को या उन सारे रिश्तों को या उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या आपका विकास सतत रूप से संभव हो पाएगा? हो पाएगा। ये भी कारक है। दूसरा हेडिंग कीजिएगा, उत्पादन एवं उपभोग की बदलती अपोषणीय प्रवृत्ति। उत्पादन एवं उपभोग की बदलती अपोषणीय प्रवृत्ति उत्पादन एवं उपभोग की अपोषणीय प्रवृत्ति। इसमें नोट कीजिएगा, बढ़ती कार्य या क्रय शक्ति के साथ, बढ़ती क्रय शक्ति के साथ, क्रय शक्ति के साथ बाजार संचालित उपभोक्तावाद के कारण, बाजार संचालित उपभोक्तावाद के कारण, बाजार संचालित उपभोक्तावाद के कारण आवश्यक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अनावश्यक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिससे विकासशील देशों के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जिससे विकासशील देशों के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। विकासशील देशों के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। देशों के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जरूरी है कि शिक्षा एवं जागरूकता द्वारा, जरूरी है कि शिक्षा एवं जागरूकता द्वारा इसे रोका जाए। जरूरी है कि शिक्षा एवं जागरूकता द्वारा इसे रोका जाए। अब इसमें लिखवाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट है, एक पेज भर जाएगा। बस समझने की आवश्यकता है। लोगों का क्या, क्रय शक्ति बढ़ रही है। क्रय शक्ति बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अनावश्यक उपभोग करते हैं।
जिसका 2-4 सेट कपड़े में काम चल जाए उसका भी 20-30 हो जाता है। जिसके घर में 1-2 डिश में या 4 डिश में भी लोगों का पेट भर सकता है, वहाँ पे 15 से 20 डिश बन जाते हैं। ये इस तरह के हर संसाधन का जब काम एक मोबाइल से चल सकता है फिर भी लोग 3-4 मोबाइल रखते हैं। तो ये क्या है? अनावश्यक उपभोग है। और जब अनावश्यक उपभोग करेंगे तो क्या संसाधनों पर दबाव नहीं बढ़ेगा? अगर दबाव बढ़ेगा तो बाकी लोग जिनके पास क्रय शक्ति कम है क्या वो संसाधन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। फिर आपके इस अनावश्यक उपभोग की वजह से ऐसी चीज़ों का डिमांड बढ़ा रहेगा और डिमांड बढ़ा रहेगा, सप्लाई नहीं बढ़ती तो कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती है तो बेचारे जो गरीब वंचित वर्ग है, किसी की फैमिली में एक मोबाइल नहीं है और किसी के यहाँ इतनी अमीरी है कि उसके पास 5-6 मोबाइल है, किसी के पास चलाने के लिए साइकिल नहीं है और कोई इतना अमीर है जिसके पास कई सारे 4 व्हीलर्स है, किसी के पास रहने के लिए एक छत नहीं है और किसी के पास हर शहर में एक मकान। तो ये क्या है? अनावश्यक उपभोग है और ये चीज़ें प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं। और जब दबाव बढ़ेगा तो क्या सतत विकास या समावेशी विकास संभव होगा? नहीं संभव होगा। और ये जो उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आप देखिए खाद्य सुरक्षा के लिए भी हानिकारक होता है कि जब आप अनावश्यक रूप से हर दिन सुबह दोपहर शाम कई प्रकार के डिश बनवाते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ वेस्ट जाता है। यहाँ पर यहाँ देखिए शादी विवाह जैसे जो अच्छे समारोह है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। गांव घर के लोग इकट्ठा होकर के कुछ 2-4 डिश बना लेते थे, जैसे दाल चावल पूरी सब्जी या दाल चावल और सिंपल रोटी, उसके साथ सलाद वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत हो जाता था तो बाद में सलाद वगैरह बन गया। अभी तो आप देखते हैं कि 10 प्रकार की सब्जियां ही रहेंगी, ये आदमी कंफ्यूज हो जाए खाए कौन सा। पूड़ी भी कई प्रकार का होगा, उसके साथ तंदूरी भी होगा, पापड़ भी होगा और रोटी भी होगा। हाँ, बहुत सारे आप देखेंगे कि खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, नाश्ते से पेट भर जाता है। नाश्ते में भी इतना आइटम होता है कि हर नाश्ता एक व्यक्ति नहीं कर सकता और उसके बाद भोजन अलग से, मीठे की व्यवस्था अलग से, मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होती हैं और हर चीज़ों का खपत तो बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज़ एक्स्ट्रा ही जान के बनाया जाता है कि कम ना पड़े। और जैसे कार्यक्रम खत्म होता है वो सारी चीज़ों को कौन पूछता है? वो कहीं ना कहीं फेंका जाता है, बर्बाद होता है। तो हम क्या करें? अनावश्यक संसाधनों का बर्बादी कर रहे हैं, हम बोझ बढ़ा रहे हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा में सब्जियां खरीदेंगे तो मार्केट में सब्जियों की कमी नहीं हो जाएगी, या जो भी संसाधन वहाँ उपलब्ध कराएंगे आप अपने कार्यक्रम में, वो कहीं ना कहीं मार्केट से संसाधनों को आप खींच रहे हैं, जो बाद में किसी के पेट में नहीं जाएगा, कूड़े में जाएगा। और ये क्या है? बर्बादी है। और ये बर्बादी सतत विकास को रोकती है। तो सतत विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसाधनों का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं पानी नहीं है, राजस्थान वगैरह में पानी नहीं है, वो बारिश के पानी को टैंकों में स्टोर करते हैं, तो साल भर उसी से काम चलाते हैं। आपके यहाँ 12 महीने पानी उपलब्ध है तो आप सेविंग करेंगे, ब्रश करेंगे तो भी क्या करेंगे? टूटी खोल देंगे, पानी गिरता रहेगा, ब्रश करते रहेंगे, सेविंग करते रहेंगे, पानी गिरता रहेगा। यहाँ बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन धुल के आप लगा रहे हैं तब भी वो पानी गिरता जा रहा है, आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो या गाड़ी धुल रहे हैं, जहाँ थोड़े से धो सकता था वहाँ बहुत ज़्यादा, या बहुत लोगों को आप देखते हैं ना डेली वो पानी बाहर फेंकते रहते हैं। वो पानी बहुत मूल्य है, उसको ऐसे डेली रोड पर फेंकने के लिए नहीं है। जब वही खत्म हो जाएगा तब आपको पीने के लिए भी सोचना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सोचना पड़ेगा, या कपड़े वगैरह धुलने में या स्नान करने में या किसी भी काम में अगर आप अनावश्यक यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो असीमित तो कुछ भी नहीं है। हर किसी का क्या है? एक लिमिटेशन है, जो आया है उसे खत्म होना है, जो बना है जिसका निर्माण हुआ वो खत्म होगा। लेकिन अगर उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है, और जब आप उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तभी तो सतत विकास संभव होगा। नहीं तो आगे चल के फिर क्या होगा? उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। जैसे हवा है, अगर उसमें पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो लंबे समय तक वो सांस लेने योग्य रहेगा। लेकिन अगर आप हर रोज़ पटाखे जलाएंगे, हर रोज़ पराली जलाएंगे, हर रोज़ उसमें ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे, पॉलीथीन जलाएंगे, तो ज़्यादा दिनों तक वो सांस लेने योग्य नहीं रहेगा और फिर आप बीमार पड़ेंगे। और फिर जो है ये आजकल अजीबोजीब लाइलाज बीमारियाँ हो रही हैं कि कितना भी पैसा लगा लीजिए, लोग वापस घर नहीं लौटते हैं। जैसे एड्स, जैसे कैंसर, जैसे आजकल बहुत टीबी है, अस्थमा, लाइलाज बीमारियाँ हैं। जितना दिन बच लीजिए, जितना दिन दवाओं से चल लीजिए, उतना ही। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था। तो ये था इसका मतलब। और नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। हेडिंग है ना? हाँ,
संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। संरक्षण एवं प्रबंधन। ये तो आपको जो अभी भी समझाया उसी में इसका बेहतर हो गया कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, पानी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन है। जब इनका आप संरक्षण करेंगे, इनका प्रबंधन करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तब ये लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेंगी और आपका जो विकास है ये भी लंबे समय तक बना रहेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका विकास एक टाइम के बाद रुक जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, वैश्वीकृत दुनिया में सतत विकास। वैश्वीकृत दुनिया में सतत विकास वैश्वीकृत दुनिया में सतत विकास। वैश्वीकृत दुनिया में सतत विकास यानी सतत विकास केवल एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होता। जैसे आप सभी लोग, इतने सारे लोग यहाँ हैं, इसमें से कोई एक व्यक्ति चाहता है कि सतत विकास हो और वो पानी कम खर्च करता है, पोल्यूशन जैसे काम नहीं करता, पेड़ पौधे भी लगाता है, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो एक अकेला व्यक्ति बेचारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक एक व्यक्ति अगर प्रयास करे तो कई हो जाते हैं, तो फिर उसका असर आता है। ऐसे ही दुनिया में अगर एक देश इस तरह में काम कर रहा है, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का काम कर रहा है, प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए जो जो हो सकता है हर तरह की नीतियाँ अपना रहा है, लेकिन बाकी दुनिया की जो अन्य कंट्रीज हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, तो क्या उसका जो मोटिव है वो प्राप्त कर पाएगा? नहीं प्राप्त कर पाएगा। यानी कि दुनिया के अन्य देशों को भी इसमें योगदान देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। जैसे आप सभी हैं, आप सभी लोग जब किसी काम को मिलकर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम करना हो 26 जनवरी का, कोई एक बच्चा चाहे तो कितना देर यहाँ बोल सकता है या वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन आप सभी मिल जाए तो पूरे दिन का मतलब प्रोग्राम चल सकता है और भी बिना किसी बोरियत और थकान के। तो कोई भी काम जब सभी लोग मिलकर करते हैं तब वो काम पूरा होता है, आसानी से होता है और सफल होता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति कितना भी जी जान लगा दे, किसी भी काम को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकता अच्छे से। तो ये है आपका वैश्विक दुनिया में सतत विकास। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं सतत विकास। स्वास्थ्य एवं सतत विकास 5वां पॉइंट है। स्वास्थ्य एवं सतत विकास। सतत विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए आप हैं और आप अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? या कहीं पे आप काम करने जा रहे हैं तो क्या आप अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि स्वास्थ्य चाहे वो मनुष्य का हो, पर्यावरण का हो, किसी भी जीव जंतु का हो, अगर वो स्वस्थ है तो वो ज़्यादा काम कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसका विकास नहीं हो सकता और ना ही वो कोई काम अच्छे से कर पाता है। तो स्वास्थ्य भी क्या है? बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, मानव का जो स्वास्थ्य है वो केवल शारीरिक ही होता है क्या? मानसिक भी होता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यक्ति का कम से कम 3 प्रकार का तो होता है। एक तो शारीरिक रूप से स्वस्थ, दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ, तीसरा आध्यात्मिक रूप से। ऐसा ना हो कि मति भ्रष्ट हो और एक तरह से कहे कि रूढ़वादी संकीर्ण मानसिकता का हो, तो भी क्या वो विकास होने देगा? कहेगा नहीं, आप महिला हैं, आप घर के बाहर नहीं जाएंगी। लड़कियां जो है जॉब नहीं करेंगी, या मतलब छोटी जातियों के साथ नहीं रहना है, बड़े जातियों को भी केवल समाज में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी दूषित मानसिकता भी सतत विकास को बाधित करेगा कि नहीं? तो आदमी का जितना स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, उतना ही मानसिक रूप से। अगर वो शारीरिक रूप से तो हट्टा कट्टा पहलवान मजबूत है,
लेकिन मानसिक रूप से हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो किसी काम का है वो नहीं है। वो मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तब भी वो नहीं कुछ कर सकता। दोनों ठीक है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो भी वो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करेगा। बदलाव, लैंगिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, इस तरह की चीज़ों को दिमाग में लिए रहेगा और जहाँ रहेगा वहीं पे क्या करेगा, अपनी मानसिक पोल्यूशन को फैलाता रहेगा और दूसरों का भी दिमाग खराब करेगा। तो ये स्वास्थ्य आपका हर तरह का हो जाता है। नेक्स्ट आपको मैंने बोला है हेडिंग कार्यान्वयन के साधन। कार्यान्वयन के साधन, कार्यान्वयन के साधन, कार्यान्वयन के साधन, इसमें 2 लाइन लिखवाऊंगी, नोट कीजिएगा। विकासशील देशों को दी जाने वाली विदेशी विकास सहायता। विकासशील देशों को दी जाने वाली विदेशी विकास सहायता में कमी आ रही है, में कमी आ रही है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 के दौरान विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता पूरी नहीं की जा सकी है, की गई प्रतिबद्धता पूरी नहीं की जा सकी है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता पूरी नहीं की जा सकी है। बेटे यही रोकते हैं आप लोगों को, इसके आगे कल आप लोगों को बताएंगे। आज मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है, फिर इसके बाद आप लोगों को कल इस चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल मीन्स नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को। कौन सा चैप्टर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका एशियाई विकास बैंक, ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उसको हम देखेंगे मंडे को, ठीक ना। ये चैप्टर